हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एशिया एडुकेटर्स। माय नेम इज अंशुश देवा और आज हम आ गए हैं मार्केटिंग के सेकंड चैप्टर के साथ, व्हिच इज प्राइस डिसीजन। नाउ पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में जो जो टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द अनदर पार्ट व्हिच इज नथिंग बट प्राइस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइस, व्हाट एग्जैक्टली प्राइस इज। जब हम लोग प्राइस वर्ड सुनते हैं तो प्राइस सुनते ही हम लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? जो पैसा हम लोगों को भरना है या फिर जो अमाउंट हम लोगों को भरना है। So when you talk about price, what exactly price is? प्राइस को यूजुअली कंसिडर किया जाता है एक ऐसा अमाउंट। प्राइस को क्या कंसिडर किया जाता है? एक ऐसा अमाउंट दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे, दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे। और किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू बाय अ प्रोडक्ट या फिर अवेल एनी फॉर्म ऑफ सर्विस। कि आप लोग या तो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए या फिर कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए जो भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो, उसको कंसिडर किया जाता है प्राइस। और प्राइस को इतना क्रूशियल कंसिडर किया जाता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट का या तो सक्सेस या फिर उसका फेलियर इजीली बता सकता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस पॉइंट मीन्स, जब भी हम लोग कंसिडर करते हैं प्राइस को, प्राइस बेसिकली आपको बताता क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, पर सिर्फ क्या वो स्पेसिफिक अमाउंट सही है? प्राइस को यूजुअली कंसिडर किया जाता है एक ऐसा अमाउंट दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कस्टमर विलिंग टू पे का मतलब क्या हो गया? देखो, जब बोला जाता है कि कोई भी, अगर आप लोग एक बिल्डिंग देखते हो, एक बिल्डिंग बनी हुई है मस्त एक प्रीमियम प्रॉपर्टी पे, ठीक है, एक प्रीमियम लोकेशन है, वहां पे ये फ्लैट का जो भाव है, ये फ्लैट का मार्केट प्राइस फॉर समझ लेते हैं कि जब बिल्डिंग नई नई बनी थी तब उसका मार्केट प्राइस वाज 1.5 सीआर। अब उसके एरिया के आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट होनी चालू हो गई, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ना चालू हो गया। प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ना चालू हो गया तो वहां पे लोग उस फ्लैट को खरीदने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार है। तो ये क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम। जब कंसिडर किया जाता है स्नीकर मार्केट को, अगर आप स्नीकर्स देखते हैं तो स्नीकर्स का जो एमआरपी आता है वो एमआरपी कितना कम होता है, पर जब रीसेल मार्केट में आता है तो रीसेल मार्केट में लोग उसके लाखों करोड़ों भी देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? बिकॉज वो ही उसका प्राइस है। प्राइस इज कंसिडर्ड दैट अमाउंट which a customer is willing to pay in order to buy a product or avail a service। कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या कोई सर्विस अवेल कर रहे हो, उसके लिए जो अमाउंट आप लोग पे करने के लिए तैयार हो, दैट स्पेसिफिक अमाउंट इज कंसिडर्ड एज प्राइस। और प्राइस को इतना क्रूशियल कंसिडर किया जाता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट का या तो सक्सेस या फेलियर डिटरमाइन करता है। अब कैसे प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का सक्सेस या फेलियर डिटरमाइन करेगा? जब प्राइस की बात करी जाती है, अगर आप लोगों ने प्राइस मार्केट के हिसाब से और कस्टमर की नीड के हिसाब से सेट करा है तो आप लोगों का प्रोडक्ट सक्सीड कर सकता है। पर वहीं पे अगर ये दोनों को कंसिडर नहीं किया गया देन द प्राइस माइट फेल, या फिर आप लोगों का जो प्रोडक्ट है दैट माइट बी अ फेल डिस्पाइट प्रोडक्ट बीइंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वो फिर भी फेल हो सकता है क्योंकि उसका जो प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंग्स में सेट नहीं किया गया है। सो ये होता है प्राइस। एक बार पहले प्राइस का इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली प्राइस इज ऑल अबाउट। सो व्हेनेवर प्राइस इज कंसिडर्ड, व्हाट इज प्राइस मीनिंग देखते हैं। प्राइस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ये डेफिनेशन दिया गया है फिलिप कॉटलर के थ्रू। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दैट मींस, दैट इज द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो तो उसका जो मनी वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाता है प्राइस। कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बदले में जो भी अमाउंट आप लोग सामने वाले से चार्ज कर रहे हो वो उसका प्राइस होता है। एक्सचेंज वैल्यू क्या हो गया? द मनी इज द मनी अ बायर इज रेडी टू एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब वही हो गया कि वो कितना विलिंग है उस अमाउंट को पे करने के लिए। सो द मनी बायर इज रेडी टू एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज टर्म्ड एज द प्राइस। और ये क्या होता है बेटा? ये एक बिजनेस का रेवेन्यू इंजन होता है। रेवेन्यू इंजन का मतलब क्या हो गया? प्राइस वो मिक्स है मार्केटिंग का जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाएगा। ठीक है, सो ऑफ द प्राइस रेवेन्यू इंजन, ठीक है, दैट इज ऑफ द 4 P's: प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। प्राइस इज द ओनली, ठीक है, प्राइस सिर्फ एक वही ऐसा मार्केटिंग मिक्स है जो आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्राइस इज ऑल अबाउट। प्राइस को इसीलिए बोला जाता है इट इज द मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग बेच रहे हो उस प्रोडक्ट का मनी वैल्यू है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन इज प्राइस इज द अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट। और एक्सचेंज वैल्यू क्या हो गया बेटा? कि वही बेसिकली एन अमाउंट दैट अ कस्टमर इज वांटिंग टू पे, या फिर वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार है in order to buy a product or avail a service. I hope this point is clear to you. Let's go ahead and understand what the next part says. The next is ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। कि जब भी प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज किया जाता है तो उसका मोटिव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है,
या फिर उससे मेरे कौन से गोल्स हैं जो अचीव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आता है मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और फिर आता है पब्लिक रिलेशन या फिर पब्लिक इमेज के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जिसमें पहले समझते हैं बेटा व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब समझिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन कंटेंट क्या होता है, मेन इंटेंट क्या होता है। किसी भी बिजनेस की बात कर लो, फिर वो भले ही छोटे से छोटा पानी पूरी वाला हो या बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट हो, कोई भी इंसान जो सड़क के किनारे कपड़े बेच रहा है या फिर कोई भी इंसान जो अच्छा खासा आउटलेट खोल के बैठा है 3-4 माले का, पूरा हाउस बना के बैठा है, उन सबका इंटेंट विल ऑलवेज बी व्हाट, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। कि what exactly, why exactly am I charging the price for any product? The reason why I'm charging the price for any product is because I want to earn profit, and that is exactly what the intent or what the main objective of any pricing would be। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज व्हाट बेटा, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, that is return on investment, and profit maximization. Now what is return on investment and what is profit maximization? When you talk about ROI is basically on the entire investments made। आप लोगों ने जितना इन्वेस्टमेंट करा है उस पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोग कितना रिटर्न कमाना चाहते हो। कि फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट करने में या प्रोडक्ट वगैरह सब चीजें डिजाइन करने में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि आपको आरओआई एटलीस्ट 5% या फिर 10% मिलना चाहिए। तो वो क्या हो गया, दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप लोगों ने जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट करा है उस पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोग कितना रिटर्न चाहते हो। दैट इज समथिंग व्हिच विल डिफाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। एंड सेकंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नाउ what exactly is profit maximization? Profit maximization and return on investment दो अलग अलग चीजें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि मैंने जो भी प्रोडक्ट बेचा है उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, जिसमें मैं ये बोल सकता हूं माय कॉस्ट प्राइस शुड बी लेस देन द सेलिंग प्राइस। मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, मेरा कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए। तो इन दोनों का जब डिफरेंस होगा तो मेरा प्रॉफिट ओवरऑल ज्यादा होगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इंटेंट इज। बट ये था पुराने जमाने की आइडियोलॉजीज। करेंटली हर एक इंसान ये चीज एक्सेप्ट कर चुका है कि हर एक कोई भी बिजनेस है तो वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के इंटेंशन से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। उन लोगों को एक और चीज कंसिडर करनी पड़ती है, दैट इज द सोसाइटी। विदाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सोसाइटी आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी दैट आई एम वांटिंग टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न बोल दो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दो, इट इज द सेम। कि आप लोगों ने जितना पैसा इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर आप लोग कितना रिटर्न कमाना चाहते हो, और दूसरा आप लोग उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज मार्केट रिलेटेड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केट रिलेटेड वुड मीन व्हाट? सबसे पहली चीज, प्रिवेंटिंग द कॉम्पिटिटर्स एंट्री बैरियर्स। कि मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो गए या फिर मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए। मैं जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हूं उस प्रोडक्ट में माय नेक्स्ट इंटेंट वुड बी व्हाट, कि इफ आई एम सेलिंग, मार्केट रिलेटेड में आ जाता है कि आप लोग एक एंट्री बैरियर बनना चाहते हो। ठीक है, एंट्री बैरियर बनने का मतलब क्या है, यू डू नॉट वांट एनी ऑफ द कॉम्पिटिटर टू एंटर द प्रोडक्ट एंटर द मार्केट। कि अगर आप लोग अपना एक मार्केट क्रिएट कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि वहां पे कोई और इंसान आके अपना प्रोडक्ट बेचना चालू करे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एंट्री रिलेटेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करेगा, उसका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इस टाइम पे पता है क्या होगा, कि मुझे किसी को घुसने नहीं देना है। अंडर दिस सिचुएशन द ऑर्गेनाइजेशंस माइट आल्सो इवन गो बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब आप लोग अपने कॉस्ट से भी कम प्राइस पे बेच सकते हो। ठीक है, क्योंकि यू डू नॉट वांट एनी कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट। सो अंडर दैट स्पेसिफिक सिचुएशन यू माइट अलाउ a business, you might allow yourself to sell the product at a price which is usually considered lower than what exactly the cost price is. I hope this point is clear to you. हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर का मतलब क्या हो गया, मार्केट शेयर अगर मुझे बढ़ाना है तो उसके लिए मैं अपना प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करूंगा। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है ना तो उसकी दो लिमिट्स होती है, और वो लिमिट्स कौन सी होती है, एक होती है उसकी अपर लिमिट और एक होती है उसकी लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहां पे जब मेरा मेन इंटेंशन इज इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मेरा मोटिव क्या होगा कि मैं प्राइस सेट करूंगा लोअर लिमिट के पास। लोअर लिमिट के पास सेट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉस में बेच रहा हूं। लोअर लिमिट के पास सेट करने का इंटेंट ये है कि मैं कम प्रॉफिट पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तभी मेरा मार्केट शेयर जो ओवरऑल है
वो ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़ेगा, सो इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। और फिर आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग प्राइस वॉर्स। अब देखिए यहां पे अगर आप लोग कंसिडर करें तो एक मार्केट होता है जिसको बोला जाता है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली कंसिडर कर लो या फिर ड्यूओपॉली कंसिडर कर लो, जहां पे 2-3 प्लेयर्स या फिर 4-5 प्लेयर्स हैं जो पूरा का पूरा मार्केट चला रहे हैं, ठीक है? तो उनके प्राइस के हिसाब से आप लोग बाकी सब प्राइसेस अपने स्टेबल सेम रखते हैं। चलिए अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जैसे आपको पता होगा कि जो भी कार होते हैं या जो भी व्हीकल्स होते हैं उनमें बैटरीज लगते हैं। तो वो बैटरी बनाने वाली दो कंपनीज हैं, ठीक है? एक है एमेरॉन और दूसरा है एक्साइड। अब इन दोनों ने अपना प्राइस स्टेबल कर लिया कि हम ये प्राइस पे ही बेचने वाले हैं। एक ने प्राइस सेट करा, दूसरा वो प्राइस फॉलो करेगा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई प्राइस वॉर नहीं होगा कि अगर तू 4,000 रुपए में बैटरी बेच रहा है तो मैं 3,500 में बैटरी बेचूंगा। वो कंपटीशन में नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि मार्केट रिलेटेड में आप क्या चाहते हो कि हर एक एक चीज का एक पॉइंट के बाद प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। सो दैट इज द अनदर ऑब्जेक्टिव। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो देखिए बेटा, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में टोटल 3 पॉइंट्स है जो हमको देखना है। सबसे पहले प्रिवेंटिंग कंपटीशन, एंट्री बैरियर्स। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? हो सकता है देयर माइट बी चांसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन माइट सेल द प्रोडक्ट एट अ लॉस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे? कम प्रॉफिट मार्जिन पे प्रोडक्ट बेचेंगे, बट उसमें हम लोग ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो जो इंसान मार्केट लीडर है हम उसको प्राइस सेट करने देते हैं और बाकी सब उसी को फॉलो करते हैं। और फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मेन इंटेंट क्या होता है? पब्लिक रिलेशन का हमेशा मेन इंटेंट वुड बी पब्लिक इमेज, ठीक है? कि आप लोगों की जो भी पब्लिक इमेज है ना, वो पब्लिक इमेज के हिसाब से आप लोग प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो। नाउ इट कुड बी एनीथिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि पब्लिक इमेज मेरी ऐसी है कि आई एम ऑलवेज अ स्टेटस सिंबल या फिर माय कंपनी या फिर माय प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेटस सिंबल। अगर वो है तो उसके हिसाब से भी आप लोग कोई मार्केट में एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो और उसका प्राइस, अगर आप लोग यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करते हो तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद भी अगर आप लोग उसका प्राइस ज्यादा लोगे तो भी लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करेंगे। उसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज यू ऑलरेडी होल्ड दैट स्टेटस सिंबल। जिसका अगर एकदम सिंपल एग्जांपल दिया जाए तो आप लोगों को पता होगा, बहुत पुराना एक एप्पल का प्रोडक्ट आता था जो अब मार्केट में डिसकंटिन्यू हो चुका है, जिसका नाम था आईपॉड, जो बेसिकली एक बस खाली म्यूजिक डिवाइस था जिसमें और कुछ भी नहीं था। वो एक छोटा सा म्यूजिक डिवाइस था जिसको यूज करके आप लोग सिर्फ गाने सुन सकते थे। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच एप्पल इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट टू एट अ हायर प्राइस, बट द रीजन वाज बिकॉज एप्पल ऑलवेज न्यू कि वो एक स्टेटस सिंबल है, इसकी वजह से लोग उतना प्राइस पे करने के लिए भी तैयार है। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशन में आप लोग अपनी पब्लिक इमेज देखते हो। तो अगर आप लोगों को अपनी पब्लिक इमेज एनहांस करनी है, यू कंसिडर योरसेल्फ एज प्रेस्टीज, तो आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके भी उसके लिए ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। नाउ व्हाट रिसोर्स मोबिलाइजेशन मींस? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब हो गया कि अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है तो वो हमेशा सरप्लस में जाएगा। वो सरप्लस होगा या फिर जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी इवेंचुअली ज्यादा होगी। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेन इंटेंट किस चीज के लिए यूज करना है? या तो आप लोग उसको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करो या फिर आप वही पूरा का पूरा पैसा री इन्वेस्ट कर दो। सेल्फ डेवलपमेंट री इन्वेस्टमेंट में क्या कर लोगे आप लोग कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज चार्जिंग हायर, तो जितना भी सरप्लस उनके पास एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है वो एडिशनल प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट करके नए नए प्रोडक्ट्स या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है? जिसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हो एनवीडिया का या फिर कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एआई वगैरह चला रहे हैं। अब उन सबका मेन इंटेंट क्या कि जब वो लोग उससे पैसा कमा रहे हैं तो वो उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज दे वांट देयर कस्टमर्स to get a better experience by improving the features or whatever the kind of services that they are providing, ठीक है? मेजरली अगर आप लोग देखो तो एआई का पूरा मार्केट इसी तरीके से चलता है कि whenever they try to bring any sort of new advancement or any sort of new additional features, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है because they charge higher, so accordingly they are able to reinvest and they are able to develop the product that they are providing in a better way. So ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं आप लोगों के इन पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन में आप लोगों के दो कोर्स क्या है बेटा? सबसे पहली चीज एनहांसिंग पब्लिक इमेज और मतलब व्हिच इज द प्रेस्टीज, एंड नेक्स्ट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन, दैट इज सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू के ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों के टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आता है मार्केट रिलेटेड एंड तीसरा आ जाता है पब्लिक
relation. So let's go ahead and understand what the next part is. The next point is importance of pricing. अब जब भी आप लोग importance of pricing की बात करते हो, pricing इतना important क्यों consider किया जाता है? Pricing को important consider किया जाता है क्योंकि दोनों के लिए consideration में लिया जाता है. एक हो गया जो कंपनी है और दूसरा हो गया जो कंज्यूमर है. दोनों के लिए अगर देखा जाए तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. कंपनी के लिए क्यों? बिकॉज कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो प्राइस क्यों जरूरी है? मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहा हूं उससे मैं प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहा हूं. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमा रहा हूं, उसके साथ साथ मुझे ये पता चल रहा है कि मैं कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकता हूं. फिर उसके बाद मेरे लिए ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और कंज्यूमर के लिए क्यों? मेरे लिए बाइंग डिसीजन ईजी हो जाता है कि अगर मुझे पता है ये प्रोडक्ट का प्राइस महंगा है तो शायद मैं ये प्रोडक्ट ना खरीदूं, या फिर ये प्रोडक्ट अगर मेरे बजट में आ रहा है तो मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं. हम वो दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस समझेंगे कि प्रोडक्ट का जो इंपॉर्टेंस या प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका इंपॉर्टेंट फर्म के लिए क्या है और कंज्यूमर के लिए भी क्या है. तो जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग, दैट इज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन. कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब क्या है? मार्केट में आपकी क्या पोजीशन है वो आपको पता चलती है जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो. सो इट इज नॉट ओनली इन रिलेशन टू द कंपटीशन बट आल्सो द एंटायर मार्केट स्टैंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि जब भी मैं तुम लोगों को, देयर विल बी सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट बट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, you might be able to figure out or you might be able to place the product under a segment. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले देखा जाए तो OnePlus was considered as what? OnePlus का प्राइस ऐसा था कि वो कोई भी फोन निकालता था उसका प्राइस कभी 30 या 33,000 एक्सीड नहीं करता था. तो उस टाइम पे उसको क्या कंसिडर किया जाता था कि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ हाई परफॉर्मेंस फोन कंपेयर्ड टू इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस. कि वो जो प्राइस दे रहा है उसके सामने वो फोन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. कि आज के डेट तक अगर कोई इंसान OnePlus 5 या OnePlus 5T जो बहुत पुराने बाबा आदम के जमाने के फोन है, अगर वो भी आज की डेट तक यूज कर रहा है तो वो भी अच्छे खासे चल रहे हैं. क्यों? बिकॉज उसने अपना मार्केट पोजीशनिंग उसके हिसाब से रखा हुआ है. एंड अकॉर्डिंगली द सेम थिंग हैज बीन डन बाय नथिंग व्हिच इज अगेन द सेम फाउंडर व्हिच इज कार्ल पाई. कार्ल पाई ने भी क्या करा है, जो नथिंग के फोन निकाले वो भी सेम तरीके से कि बेटर परफॉर्मेंस फोन एंड दैट टू एट अ रीजनेबल प्राइस. तो आप उसके हिसाब से अपना मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन डिसाइड कर पाते हो कि जब इस रेंज के आसपास के फोन्स की बात आती है तो आप इसको क्या कंसिडर करते हो कि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का अगर फोन आ रहा है तो आप अपने आप को मार्केट में किस तरीके से स्टैंड करवाते हो कि वी आर अ फ्लैगशिप. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल गोल्स. फाइनेंशियल गोल्स कैसे बेटा? ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है. बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट का प्राइस क्यों चार्ज कर रहा है? पैसा कमाने के लिए. तो प्राइस को इस तरीके से सेट करना भी जरूरी है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल गोल्स बताता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका रेवेन्यू बताता है. क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. नाउ हाउ क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन इज समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड. क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से कंसीडर किया जाता है कि आप जो भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो उसके हिसाब से आप लोग ये डिसाइड कर लोगे कि आपको कितना क्वांटिटी ऑफ यूनिट बनाना है. ठीक है, कि अगर आप लोगों को प्रोडक्शन का क्वांटिटी क्लियर है तो आपको पता चलेगा सेल वगैरह कितना होगा और उसके हिसाब से हर एक प्रोडक्ट का प्राइस भी सेट हो पाएगा. ठीक है, प्राइस को इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि अगर मेरा प्राइस ज्यादा है तो मुझे पता है कि मैं क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन कम रखूंगा, और अगर मेरा प्राइस कम है तो हो सकता है कि मैं क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दूं. इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं, पेन वर्सेस कार्स. अब पेन आता है 10, 15, 20, 25, 50 रुपए का आ जाएगा, पर 50 रुपए का अगर पेन है तो उसके लिए मैं 1 लाख यूनिट बना के इन्वेंट्री सेट करके रख सकता हूं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कार्स जो 15, 20, 25, 30, 40 लाख की आती है तो उसमें मैं 1 लाख गाड़ियां बना के यूनिट अपने पास सेट नहीं करूंगा. व्हाई? इट इज बिकॉज इट विल डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. कि अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो उसके लिए मैं अपना क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन कम सेट करूंगा. क्लियर है? फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट पोजिशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की मैं अपना प्रोडक्ट किन किन तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा. सी, व्हेनेवर इट इज अबाउट प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं. ठीक है, नाउ what exactly product positioning and distribution says? Whenever the price of the product is higher, तो मैं by default उसको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड जगहों पे ही बेचूंगा, मैं उसको हर जगह नहीं बेचूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको एक सिंपल तरीके से समझे तो लेट्स टॉक अबाउट डिफेंडर या फिर लेट्स टॉक अबाउट JLR, जागुआर लैंड रोवर. अब अगर ये कंपनीज अपने कार्स का आउटलेट खोलना चाहते हैं तो इनको पता है कि इनके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, तो ये लोग प्रेफर करेंगे दैट दे विल बी ओपनिंग अप देयर आउटलेट्स वेयर इन द सिटीज. ठीक है, वो अर्बन एरियाज में जाएंगे, वो रूरल एरियाज में नहीं जाएंगे.
क्यों? बिकॉज पता है कि शायद वहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी वगैरह नहीं है। तो वहां पे जब मुझे पता है कि व्हेन द प्राइस इज सो हाई, आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट इन अ वेरी लिमिटेड रेंज, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी एंड वेरिएंट्स इन प्रोडक्शन। नाउ क्वालिटी एंड वेरिएंट्स इन प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? अब समझो, whenever the price is considered, प्राइस के हिसाब से कंपनीज है ना प्रोडक्ट के वेरिएंट्स भी निकालता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द वेरिएंट्स आर वी टॉकिंग अबाउट? वेरिएंट्स का मतलब हो गया, से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू बाय अ कार, तो उसको वो कार खरीदना है, तो वो कार खरीदने के लिए भी उस इंसान के पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एक होगा उसका बेस मॉडल, एक होगा उसका मिड मॉडल, और एक होगा उसका टॉप मॉडल। ठीक है, अब इसका जो प्राइस है वो प्राइस ही तो ये डिफाइन कर रहा है ना कि आप कितने वेरिएंट्स और बेच सकते हो। समथिंग दैट हैपेंस विद फोन्स एज वेल, कि फोन्स में भी कंपनी यही करती है कि आपका एक बेसिक मॉडल हो गया, एक उसके ऊपर का मॉडल हो गया, फिर उसके बाद आप लोग जो टॉप मॉडल बेचते हो, कि जैसे फोन्स में हो गया कंपनीज प्रेफर आईफोन का प्रेफरेंस क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 17 है, फिर उसके बाद आ गया 17 एयर, फिर उसके बाद आ गया 17 प्रो, और फिर आ गया 17 प्रो मैक्स। तो ये सब चीजें भी तो प्राइसिंग से ही डिफाइन होती है ना, कि आप लोगों का जो भी प्राइस है उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट वेरिएंट्स यू वांट टू सेल। क्लियर है? ओके, फिर उसके बाद समझते हैं, ये पॉइंट क्लियर है, क्वालिटी एंड वेरिएंट प्रोडक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी विद अदर वेरिएबल्स। कंसिस्टेंसी विद अदर वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? क्या मैं ये बोल सकता हूं व्हेनेवर एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स व्हाट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज, उसके अकॉर्डिंगली प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, ये तीनों के तीन जो भी वेरिएबल्स है मार्केटिंग के, जो 4 पीस कंसिडर करे जाते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, तो वो प्राइस के हिसाब से प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन भी अफेक्ट होगा। एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज whenever an organization decides the price, उसके हिसाब से आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब आ जाता है, क्योंकि प्राइस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आता है, पूरे के पूरे खर्चे, कंपनी जितना भी खर्चा कर रही है रिलेटेड टू प्रमोशन, रिलेटेड टू डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट, कैंपेन्स, प्रमोशनल्स, ये सब चीजें जो भी होती है वो सब चीजें प्राइस में इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी डूइंग इज दे विल बी मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद अदर वेरिएबल्स एज वेल। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका लॉन्ग रन सर्वाइवल। लॉन्ग रन सर्वाइवल का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग रन सर्वाइवल इज बेसिकली व्हाट, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राइस सेट कर रहा है तो वो लॉन्ग रन तक मार्केट में कितना चल पाएगा। जैसे आफ्टर अ पॉइंट देयर विल बी अ सिचुएशन जहां पे कंपनी को शायद अपना प्राइस ऑल्टर करना पड़े। इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल कंसीडर किया जा सकता है पार्ले जी का। पार्ले जी एक पॉइंट पे ऐसा था कि वो बहुत सालों तक 5 रुपए का ही बिस्किट का पैकेट बेचता था, और 5 रुपए में 10 बिस्किट्स देता था, और वो बिस्किट का साइज भी बड़ा होता था। अब वो क्या कर रहा है? अभी भी वो 5 रुपए के बिस्किट्स ही बेच रहा है, पर उन 5 रुपए के बिस्किट्स में क्वांटिटी कम कर दी है 7, और बिस्किट का साइज कर दिया छोटा। तो क्या उसने डायरेक्टली प्राइस बढ़ाया? नहीं, उसने इनडायरेक्टली प्राइस बढ़ाया। तो वो लॉन्ग रन सर्वाइवल एक कंपनी किस तरीके से करेगा, अकॉर्डिंगली द प्राइसेस कैन बी ऑल्टर्ड। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट द प्राइस इन सच अ मैनर कि वो लॉन्ग रन में आपका सक्सेस और फेलियर दोनों बता सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग कंपनीज इमेज। बाय डिफॉल्ट एक कंपनी जो भी प्राइस सेट करता है उसकी वजह से उसकी मार्केट इमेज भी बहुत ज्यादा ऑल्टर होती है। क्लियर है? सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्हाई प्राइस इज कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, फिर हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल गोल्स, क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी एंड वेरिएंस, variance in production, consistency with other variables, long run survival and improving company's image। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कंज्यूमर जो बायर है उसके लिए प्राइस क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज आती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्यों? अगर कोई प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज के ऊपर जा रहा है तो मुझे पता है कि ये मुझे प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एनी न्यू फोन टू बी लॉन्च, तो उस पॉइंट पे मैं क्या सोचूंगा कि मुझे ये फोन खरीदना है, पर अगर मुझे पता चलता है कि 50,000 तक का फोन आएगा तो मैं खरीद लूंगा, पर अगर वो 1 लाख के ऊपर जाएगा या फिर 50,000 के ऊपर जाएगा तो मैं शायद नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए डिसीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो नॉट ओनली दैट, बहुत सारी कंपनीज कैसे होता है, बहुत सारे रीसेलर्स कैसे होते हैं, या रिटेलर्स बोल लीजिए, कि बहुत सारे रिटेलर्स ये भी प्रेफर करते हैं कि इफ देयर इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज से फॉर एग्जांपल सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹20,000, ठीक है, कोई दूसरा बंदा है वो आप लोगों को 21,000 में प्रोडक्ट बेच रहा है, पर वो 21,000 में आप लोगों को फ्री रिपेयर्स, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, एडिशनल फलाना ढिमकाना 4-5 चीजें और एडिशनल दे रहा है, देन यू माइट ऑल्सो बी कंसिडरेट कि आपको वो 20,000 वाला खरीदना है या 21,000 वाला। तो आपको उसके साथ जो जो एडिशनल चीजें दी जा रही है वो भी आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा परचेसिंग पावर, कि मुझे पता चल जाएगा इफ आई कैन अफोर्ड दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और नॉट।
नेक्स्ट इज क्वालिटी इंडिकेटर, प्राइस ऑफर सिग्नल्स स्टेटस, कि जब भी तुम लोग प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट आप लोगों को प्राइस ये भी बताता है कि वो प्रोडक्ट क्या अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। यूजुअली पीपल कंसिडर दिस वन थिंग, जो चीज महंगी है ना उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, जो चीज सस्ती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सो कस्टमर रिलेट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद द प्राइस, ठीक है। तो वो भी एक कस्टमर के लिए जरूरी है कि वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कंसिडर करता है। एंड एनहांसिंग सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कैसे हो गया बेटा, अब समझो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। हर एक एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंट इज व्हाट, कि उसको अपने सेल्स बढ़ाने, ठीक है, या फिर वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। सो उस पॉइंट पे जब मल्टीपल प्लेयर्स आते हैं और जब मल्टीपल प्लेयर्स बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और वो भी प्राइस वॉर में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो प्राइस वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से इन लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है, कस्टमर के पास मार्केट में ऑप्शंस इतने बतेरे हो जाते हैं कि मेरे लिए वो फायदेमंद हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद मैं चूज करूंगा कि मुझे कौन सी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना है। सो दिस इज व्हाई इट इज एनहांसिंग सोशल वेलफेयर फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि बिकॉज द कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज द बिजनेस प्लेयर्स, वो सारे के सारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बेचना चाहते हैं और एक दूसरे से compete कर रहे हैं, उसकी वजह से दे माइट बी फोकसिंग ऑन व्हाट, they might be either focusing on finding a new feature or maybe a new variant of the product, या फिर they might be reducing the cost and providing the same quality। तो वो सब चीजें जब सारी करी जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये सब चीजें परफॉर्म करी जाती है। सो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज डिसीजन मेकिंग, कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है परचेसिंग पावर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी इंडिकेटर और उसके बाद एनहांसिंग सोशल वेलफेयर। आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर मुझे प्राइस सेट करना है तो प्राइस सेट करने के लिए मुझे क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा। प्राइस सेट करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, वो दो फैक्टर्स जो हैं उसमें आते हैं पहले इंटरनल फैक्टर्स और फिर आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर इंटरनल फैक्टर्स एंड व्हाट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो सारे के सारे फैक्टर्स हो गए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो सारे के सारे फैक्टर्स हो गए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो ये हो गए विद इन द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस और ये हो गए आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे उन सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइस को इतना इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद ऑल ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर्स वो सारे के सारे फैक्टर्स हो गए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन इजीली ऑल्टर कर सकता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो एक कंपनी के ओवरऑल खर्चे होते हैं, ठीक है। कि मतलब अगर एक बिजनेस कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बिजनेस अगर प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहा है ना तो प्राइस में सब खर्चे इंक्लूड करेगा, फिर वो भले ही स्टेशनरी का खर्चा क्यों ना हो, एम्प्लॉय के चाय का खर्चा क्यों ना हो, बिकॉज एवरीथिंग इज एन एक्सपेंस। और वो एक्सपेंस के कॉस्ट पे ही वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का खर्चा है ना, वो सारे के सारे खर्चे अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कवर करना प्रेफर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो सबसे पहला फैक्टर जो एक प्राइस को अफेक्ट करता है दैट इज द कॉस्ट, ठीक है। इट कवर्स एवरीथिंग, आप लोगों का रॉ मटेरियल, ओवरहेड, मेंटेनेंस वगैरह सब खर्चे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट की लॉन्जिटिविटी कितनी है इन द मार्केट। कि इफ आई एम से फॉर एग्जांपल सेलिंग अ टूथपेस्ट, तो वो मार्केट में कितने टाइम तक चलेगा, या फिर उसकी शेल्फ लाइफ वगैरह कितनी है, वो प्रोडक्ट मार्केट का पूरा लाइफ साइकिल कैसा चल रहा है, कि वो प्रोडक्ट अभी ग्रोथ फेज पे चल रहा है, डिक्लाइन फेज पे चल रहा है, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, वो सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। एंड दैट इज वेयर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम्स इनटू द पिक्चर, जहां पे आप लोग क्या करते हो, इंट्रोडक्शन वर्सेस डिक्लाइन स्ट्रेटजी, कि प्रोडक्ट लाइफ स्ट्रेटजी और डिक्लाइन स्ट्रेटजी, इसके हिसाब से आप लोग अपना प्राइस भी डिसाइड करते हो। ये भी एक प्राइस को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड लीडरशिप। नाउ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड लीडरशिप का मतलब क्या है, अब समझो, अगर मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाऊं, सो कंपनी के जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट शेयर अचीव करना चाहते हो, या फिर आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो,
या फिर आप लोग मार्केट का क्या बोलते हैं क्वालिटी अच्छा खासा लेना चाहते हो, या फिर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो, उसकी वजह से भी आप लोग प्राइसेस बहुत ज्यादा ऑल्टर करते हो कि अगर मुझे मैक्सिमम शेयर चाहिए तो हो सकता है कि एक कंपनी अपना प्राइस कम रखे, मार्केट लीडर बनना है या क्वालिटी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए मैं अपना प्राइस ज्यादा रखूं, और अगर मुझे सिर्फ सर्वाइवल में ही जाना है तो फिर उसके लिए हो सकता है कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम चार्ज करूं. सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज कि whenever you talk about the objectives of any business in terms of setting the price, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर मुझे मार्केट में अपना प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक दिखाना है या मुझे प्रोडक्ट को मार्केट में थोड़ा डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए भी मैं प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकता हूं, बिकॉज लोग यूजुअली एक चीज को परसीव करते हैं. Uniqueness is always something which people are willing to pay a higher amount for. कि अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट में कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, तो उसके लिए हो सकता है कि मैं शायद प्राइस ज्यादा चार्ज कर दूं. सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिक फीचर्स, इट इज रिलेटेड टू हायर प्राइसेस. जैसे अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ कंसिडर किया जाए तो एप्पल वॉच अल्ट्रा, ठीक है, कि जो बोलता है कि वो आप लोगों को हार्ट रेट वगैरह तो पता ही रहा, आप लोगों को ईसीजी वगैरह भी सब देख लेता है. अरे वो चीज कैसे? फिर उसके बाद क्योंकि यूनिकनेस है तो उसकी वजह से वो आपको ज्यादा चार्ज करेगा. नेक्स्ट यू कैन कंसिडर वूप इन द मार्केट, कि अगर आप लोग कभी वूप की भी बात करो तो वूप भी मार्केट में देखा जाए तो बहुत यूनिक है. एक ऐसा हेल्थ बैंड जो आप लोगों को सारा का सारा इंसाइट देता है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू व्हाट एन एप्पल वॉच प्रोवाइड्स. तो उसकी वजह से आप लोग उसके लिए भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो. सो ये सब आ जाते हैं आप लोगों के इंटरनल फैक्टर्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स मतलब आप लोग अपने प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट प्रमोशन, इन सबको किस तरीके से यूज कर रहे हो. प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट प्रमोशन का मतलब क्या हो गया? इफ आई एम यूजिंग लेस नंबर ऑफ चैनल्स दैट विल बी लेस एक्सपेंसिव फॉर मी, तो उसकी वजह से भी मैं प्राइस कम चार्ज करूंगा. अगर मेरे प्रमोशनल कैंपेन्स या एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स इतने महंगे नहीं है, उसके लिए भी मैं कम चार्ज करूंगा. फिर उसके बाद मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी रीजनेबल है, उसके लिए भी मैं कम चार्ज करूंगा. एंड वाइस वर्सा, कि अगर मुझे चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्ट कर रहा हूं, सो इवन फॉर दैट सिचुएशन आई माइट बी वांटिंग टू चार्ज हायर. फिर उसके बाद मुझे पता है कि दैट माय प्रोडक्ट क्वालिटी इज सुप्रीम, तो उसके लिए भी मैं ज्यादा चार्ज कर सकता हूं. मेरे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स वगैरह अच्छे खासे हैं, तो उसके लिए भी मैं अच्छा खासा चार्ज कर सकता हूं. सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में क्या आ जाएगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 पीस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस. ठीक है, मतलब प्राइस किसके हिसाब से सेट किया जाएगा? बाकी 3 पीस के हिसाब से. ठीक है, कि वो हो गया आपका प्रोडक्ट, आपका प्लेस और आपका प्रमोशन. I hope this point is clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. Next is size of an organization. Size of an organization का मतलब क्या हो गया? Size of an organization मतलब स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं. अगर बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो फिर देयर माइट बी वेरी डिफरेंट चांसेस कि आप लोग शायद उसके लिए कम चार्ज करो, और अगर लार्ज स्केल पे करो तो फिर आप उसके लिए ज्यादा चार्ज कर सकते हैं. बट अगेन कंसिडरिंग बहुत सारी चीजें कि आपके प्रोडक्ट वगैरह सब चीजें कैसे क्वालिटी के हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी कंसिडर्ड. ठीक है, कि अगर कोई भी एक ऐसी चीज है वो कहां पे, या फिर जो भी वो क्या बोलते हैं, जो भी सेलर है वो कहां पे लोकेटेड है. अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इफ समथिंग इज लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया तो उसके हिसाब से यू विल बी चार्जिंग लेस, और वहीं पे अगर कोई अर्बन एरियाज में है तो यू विल बी एबल टू चार्ज मोर. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, कि आप ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे उसके अलावा और कोई भी सेलर नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोग ज्यादा चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे लोकेशन में एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर किया जा सकता है कि कोई भी अगर इंसान पहाड़ों पे जाता है, मनाली वगैरह या कहीं पे भी जाता है, तो वहां पे मैगी बेचने वाला कोई नहीं है. वहां पे अगर एक इंसान है मैगी बेचने वाला, तो वो 100, 150, 200, 300 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई बेचने वाला नहीं है. व्हेनेवर यू गो टू कॉन्सर्ट्स में जब आपको पता है कि उस इंसान के अलावा और कोई भी बेचने वाला नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आप लोग ज्यादा चार्ज कर सकते हो. जैसे कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में ये चीज हुई थी. कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में क्या था कि एक इंसान है जो आइसक्रीम बेच रहा है, एक बेसिक आइसक्रीम का कोन बेच रहा है, बटर स्कॉच, जिसका एमआरपी इज नॉट मोर देन 30 और 40 रुपीज. वो सेम कोन वहां पे 700 से 800 रुपए का बेचा जा रहा है. वो किस लोकेशन पे बेच रहा है, कैसे एनवायरमेंट में बेच रहा है, कैसे सिचुएशन में बेच रहा है, उसके लिए भी आप लोग ज्यादा चार्ज कर सकते हो. समझ आया? सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ गुड्स. आपके गुड्स किस नेचर के हैं उसके हिसाब से भी आप लोग प्रोडक्ट का प्राइस ऑल्टर कर सकते हैं. नेचर ऑफ गुड्स मतलब पेरिशेबल हो गए, नॉन पेरिशेबल हो गए, बल्की हो गए, नॉन बल्की हो गए, वो सब फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है. और फिर आता है प्रमोशनल प्रोग्राम्स. व्हाट आर प्रमोशनल प्रोग्राम्स? कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट को किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है या किस तरीके से मार्केट में प्रमोट किया जा रहा है. कि आप लोग उसके लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप लोग उसके लिए बैनर्स यूज कर रहे हो, आप लोग उसके लिए फिजिकल एडवर्टीजमेंट यूज कर रहे हो, टीवी एडवर्टीजमेंट यूज कर रहे हो, वर्ड ऑफ माउथ वगैरह सब बहुत सारी चीजें आ जाती है, पब्लिक रिलेशंस भी आ जाते हैं.
तो अगर आप ये सारे के सारे टेक्निक्स यूज करें तो उसके लिए भी आप लोग अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस ऑल्टर कर सकते हो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनल फैक्टर्स ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर है और ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से इसमें ऑल्टरेशंस लेके आता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। एक बार इसके फैक्टर्स को एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर देते हैं। कंपनी का कॉस्ट, कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट का ओवरऑल कॉस्ट क्या है, फिर उसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, लीडरशिप है, फिर उसके बाद आप लोगों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आप लोग मार्केट में कितनी यूनिकनेस है वो प्रोडक्ट बेच रहे हो या क्या यूनिक है वो प्रोडक्ट जो भी बेचा जा रहा है, मार्केटिंग मिक्स, कि आप लोग बाकी के 3 एलिमेंट्स को भी कंसिडर करते हो व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच विल इंक्लूड प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना लॉन्जेटिविटी पे चलेगा या फिर आप लोगों का जो भी प्रोडक्ट का ग्रोथ फेज है वो ग्रोथ फेज किस लेवल पे जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहां पे प्रोडक्ट बेच रहा है, नेचर ऑफ गुड्स, बल्कि नॉन बल्कि, स्पेशलाइज्ड है या फिर कस्टमाइज्ड है या स्टैंडर्डाइज्ड है, और उसके साथ साथ प्रमोशनल प्रोग्राम्स। Okay, let's go ahead and understand what the next part is. The next part is external factors. Now, when you talk about external factors, तो external factors में क्या क्या आ जाता है? कंपनी के बाहर के जो जो फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस के प्राइस को या फिर प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिमांड, विच इज वेरी बेसिक, कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो आप उसके लिए ज्यादा चार्ज करोगे या कम? ज्यादा, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो मैं उसके लिए ज्यादा चार्ज करूंगा। और अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो उसके लिए आप लोग कम चार्ज कर सकते हो, जिसमें बेसिकली आप लोग 2 चीजों पे आ सकते हो। नेसेसिटी भी हो गया, इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, लग्जरी गुड्स भी हो गए। किसकी डिमांड कैसी है उसके हिसाब से, अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो यू कैन ऑलवेज चार्ज हायर फॉर दैट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन हु इज एडिक्टेड टू हैविंग कॉफी, फॉर एग्जांपल आई एम एडिक्टेड टू हैविंग कॉफी, तो अगर कॉफी का प्राइस 200 300 400 200 या 250 रुपए भी होगा तो भी एक बार के लिए मैं खरीदूंगा, बट अगर वो 300 400 500 हो गया तो शायद मुझे स्विच करना पड़ सकता है। ठीक है, अब वहीं पे क्योंकि वो कंसिडर एक पॉइंट के बाद लग्जरी कंसिडर करी जाती है, और वहीं पे आ जाता है इलास्टिक डिमांड व्हेनेवर इट इज अबाउट लग्जरी, की मुझे लगता है कि अभी शायद मुझे इस लग्जरी की जरूरत नहीं है तो आई माइट नॉट बी यूजिंग द प्रोडक्ट। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बायर्स बिहेवियर। बायर्स बिहेवियर क्या होता है भाई? बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है वो है बायर्स बिहेवियर। बहुत सारे बायर्स कैसे होते हैं कि अगर आप लोग उनको ये बोल दो कि जो प्रोडक्ट उनका लीडर प्रोडक्ट था उनको आप एकदम सस्ते में बेच रहे हो तो लोग उस पर ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर आप छोटा मोटा डिस्काउंट दे दो 5% 10%, दे माइट नॉट बी वांटिंग टू बाय। तो बायर का डिसीजन क्या होता है या जो बायर का बिहेवियर होता है वो कैसा कंसिडर किया जाता है? इफ द बायर इज वांटिंग टू बाय मोर एट अ लोअर प्राइस तो उस पॉइंट पे भी कंपनी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, या फिर उसमें बंडल्स वगैरह यूटिलिटीज बना के देता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बना दिया, कॉम्बो बेच दिया, वो सब चीजें भी इसमें आ जाती है। दैट इज ऑन बायर्स बिहेवियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाता है बुलिश और बेरिश। अगर मार्केट उठ रहा है तो उस पॉइंट पे आप लोग प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर देते हो। जैसे अभी मार्केट बुलिश है, बुलिश का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह उन सबका डिमांड अच्छा खासा हो रहा है, कि जो कार्स वगैरह हो गई, तो उस पॉइंट पे कंपनी क्या करेगी? कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगी, कंपनी कार का प्राइस बढ़ा देगी, बिकॉज दे नो फॉर अ फैक्ट दैट पीपल आर वांटिंग टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड एज बुलिश। और वहीं पे अगर बेरिश, कि अगर देखा जाए कि प्रॉपर्टी का भाव गिरा हुआ है तो वो टाइम पे उन सबका भाव गिर जाता है तो उसके प्राइसेस भी गिर जाते हैं। ठीक है, सो बुलिश और बेरिश भी एक तरीके से प्रोडक्ट के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। नाउ गवर्नमेंट रेगुलेशंस का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट रेगुलेशंस में सब चीजें आ जाती हैं कि गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को किस तरीके से ट्रीट करता है, या फिर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह, अभी जैसे रिसेंटली हुआ था कि अक्टूबर नवंबर के आसपास गवर्नमेंट ने जो भी क्या बोलते हैं टैक्स रेट्स थे ऑन द कार्स उसको कम कर दिया था, तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स का डिमांड बढ़ गया था। उसी टाइम पे अगर आप लोग इकोनॉमिक कंडीशंस देखते तो वो टाइम पे क्या हुआ था कि इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स वगैरह वो भी गिर गए थे, बैंक ने 1-2% लोन गिरा दिया, 1-1.5% के आसपास लोन गिरा दिया था ऑन व्हाट, ऑन बेसिकली द कार्स का जो भी लोन वगैरह लिया जाता है, तो उस पॉइंट के हिसाब से भी वो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, देयर इज समथिंग नोन एज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसमें गवर्नमेंट के पास है ना कोई भी राइट है, गवर्नमेंट क्या करेगा बताए? किसी भी प्रोडक्ट को एसेंशियल डिक्लेयर कर देगा और फिर उसके प्राइसेस को रेगुलेट करेगा। सो इवन दैट इज समथिंग व्हिच प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट सेज, व्हिच इज कंपटीशन। मार्केट में अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आप उसके लिए प्राइस ज्यादा करते हो,
और अगर मोनोपोली है तो उसके लिए प्राइस कम सेट करते हो। अब समझो, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, तो आप उसके लिए प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हो। जैसे रेलवेज, अब रेलवेज में पता है कि और कोई इंसान ट्रेन वगैरह की सर्विसेज तो प्रोवाइड कर नहीं रहा है, तो अगर रेलवेज 4,000 रुपए की भी टिकट बेचेगा तो भी मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। Whereas when you talk about perfect competition where market sets the price, अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आप लोग एयरलाइंस, एयरवेज इंडस्ट्रीज को इसका पार्ट कंसिडर कर सकते हो, एविएशन को, ठीक है। अब एविएशन इंडस्ट्री ऐसा है या फिर एयरलाइंस ऐसा इंडस्ट्री है कि वहां पे आपको बहुत कम कस्टमर्स ऐसे दिखेंगे जो बहुत ज्यादा लॉयल हैं टुवर्ड्स अ ब्रांड, ठीक है। अब हमेशा एविएशन इंडस्ट्री कैसा चलता रहे, जो फ्लाइट की टिकट सबसे सस्ती मिल रही है सीधा वो खरीदूंगा। वहां पे मैं ये नहीं देखूंगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है या फिर विस्तारा है, क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मुझे सबसे सस्ती टिकट देगा मैं उसकी टिकट खरीदूंगा। तो वहां पे क्या आ जाता है आप लोगों का मार्केट कंपटीशन, कि पता है कि यहाँ पे बहुत प्राइस सेंसिटिव कंपटीशन है, वहां पे लोग प्राइस के हिसाब से चलते हैं। रेलवेज में मुझे पता है कि एक ही ऑप्शन है मेरे पास, राजधानी शताब्दी में ही जाना पड़ेगा, तो फिर मेरे को वो जो प्राइस पे टिकट बेचेगा मुझे वो प्राइस पे वो टिकट खरीदनी पड़ेगी। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रॉ मटेरियल एंड इनपुट सप्लाईज। नाउ रॉ मटेरियल और इनपुट सप्लाईज का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल एंड इनपुट सप्लाईज बेसिकली इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीसेलर या फिर जो मुझे सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई इंसान मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए मुझे जो जो बेनिफिट चाहिए या मुझे जो जो सर्विसेज चाहिए वो सब चीजें भी यहाँ पे कंसिडर करी जाएंगी, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सप्लायर एक पॉइंट के बाद थोड़ा महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मुझे उन लोगों के साथ एक प्राइस सेट करना पड़ेगा कि मैं इस प्राइस के आगे जाके या इस प्राइस से कम पे मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। क्लियर है। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक तरीके से प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। नेक्स्ट इज प्राइसिंग मेथड। अब जब प्रोडक्ट के प्राइसिंग मेथड की बात आती है ना, तो प्राइसिंग मेथड में बहुत सारे टेक्निक्स है जो यूज करे जाते हैं, जिसमें एक आ जाता है डिमांड ओरिएंटेड, एक आ जाता है कॉस्ट ओरिएंटेड, एक आ जाता है कंपटीशन ओरिएंटेड और एक आ जाता है वैल्यू बेस्ड। तो हम एक एक करके इसका कंटेंट समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिमांड ओरिएंटेड। डिमांड ओरिएंटेड में हम लोगों को चार चीजें पढ़नी है, जिसमें एक आ जाता है प्राइस स्कीमिंग, एक आ जाता है पेनिट्रेशन, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके दो, दैट इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, और एक आ जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली प्राइस स्कीमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन इज। प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या है, प्राइस स्कीमिंग इज बेसिकली व्हेन आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट, तो उसमें मैं एकदम इनिशियल स्टेज पे उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखूंगा, फिर जैसे जैसे उसको मार्केट में थोड़ा टाइम होना चालू हो जाएगा ना, मैं उसका प्राइस धीरे 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 बढ़ा दूंगा, गिरा दूंगा, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू एंटर इन टू अ मार्केट, तो उस पॉइंट पे हो सकता है कि व्हाट आई बी डूइंग इज आई बी सेलिंग अ बेटर प्रोडक्ट एंड दैट टू एट अ वेरी हायर प्राइस। इनिशियल प्राइसेस वुड बी वेरी हाई, बिकॉज उस टाइम पे हो सकता है कि मैं वो प्राइस में या फिर उस प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग, ठीक है। कि अगर कोई भी नया फोन आता है तो नए फोन का इनिशियल प्राइस अगर देखा जाए तो 1.5 2 ढाई लाख रुपए के आसपास जाता है, और धीरे धीरे अगर देखो तो 6 महीने के बाद उसका प्राइस धीरे धीरे कम होने लग जाता है, या फिर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह मिलने ज्यादा चालू हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, मुझे मार्केट के अंदर घुसना है, तो मार्केट के अंदर घुसने के लिए मैं उसका प्राइस सबसे कम सेट करूंगा, जिसकी वजह से मेरा डिमांड थोड़ा इलास्टिक होगा। पर मैं उस मार्केट में घुसने के लिए हो भी सकता है कि शायद पेनिट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशंस लॉसेस पे भी प्रोडक्ट बेचे, जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल है जियो। जब जियो मार्केट में आया था तो जियो ने 1 साल के लिए रफली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी, और जब ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पे उन लोगों ने उसके ऊपर केस फाइल करा, क्योंकि एयरटेल वोडाफोन आइडिया सबने क्या बोला, भाई ये तो मुफ्त में दे रहा है, अपना तो हैप्पी बर्थडे हो गया, तो अभी अपने क्या करें, तो उसने बोला कोई बात नहीं रुको। फिर उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई थी और उन लोगों को बोला था जियो को कि आप अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते। तो मुकेश भाई अंबानी भी एकदम चौड़ में बोले फ्री में नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 100 रुपए का प्राइम मेंबरशिप लेके आते हैं, तुम 100 रुपए भरो, प्राइम मेंबरशिप भरो, प्राइम मेंबरशिप का एक्सेस लो, 3 महीने के लिए फ्री, बस हर 3-3 महीने में प्राइम मेंबरशिप लेते जाओ। फिर उसके बाद इवेंचुअली उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो एक्चुअल प्राइसेस होते हैं उस पर प्रोवाइड करना चालू करा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में आप लोग क्या करते हो, मार्केट में घुसने के लिए आप लोग उस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम सेट कर देते हो। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, सो इसमें डिमांड ओरिएंटेड दो चीजें क्लियर है। एक होता है प्राइस स्कीमिंग, जहां पे आप लोग क्या करते हो, पहले प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज करते हो, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम आप लोग उसका प्राइस कम कर देते हो। और पेनिट्रेशन में आप लोग क्या करते हो, यूजुअली उसका प्राइस बहुत कम रखते हो और वो रेंज में रखते हो, या फिर एकदम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। क्लियर है।
ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है demand oriented and differential pricing. Now demand oriented and different perceived value pricing and differential pricing. Now what is perceived value pricing? Perceived value pricing is basically related to the quality of the product, कि whenever it is about the quality of the product, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस कभी भी मैं कम चार्ज कर ही नहीं सकता, मैं हमेशा उसका ज्यादा चार्ज करूंगा, ठीक है. दैट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि मुझे स्टारबक्स में जाके एक कॉफी ऑर्डर करनी है, मैं वहां पे जावा चिप फ्रैपे ऑर्डर करूंगा विद स्किम्ड मिल्क एंड सम क्रीम ओवर इट विद स्प्रिंकल्स एंड 2 क्यूब्स ऑफ आइस ओनली, ठीक है. अगर मैं वो ऑर्डर करूंगा तो मुझे पता है कि उसके लिए मुझे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, और बिकॉज स्टारबक्स है, ठीक है. तो वो स्टारबक्स की वजह से मुझे पता है कि जब उसका वैल्यू अच्छा है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं उसके लिए ज्यादा ही चार्ज करूंगा, उसके लिए मैं कम चार्ज नहीं करूंगा. या फिर फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट मॉल्स, कि व्हेनेवर अ पर्सन गोज टू अ मॉल, तो वहां पे भी वो लोग प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, बट वो मॉल पे भी डिपेंड करते हैं क्या वो मॉल प्रीमियम है कि अपने फीनिक्स पैलेडियम वगैरह जा रहे हैं, तो वहां पे हमें पता है कि देयर आर ओनली हाई एंड ब्रांड्स, ठीक है. तो उसके लिए दे विल बी चार्जिंग हायर. सो दैट इज ऑन द परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कि अगर मुझे लग रहा है कि लोगों को बस खाली दिख रहा है ना कि ये अच्छी क्वालिटी का है, तो उसको भी आप लोग इसमें कंसिडर कर सकते हो. जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, देयर इज दिस वन गाय हु डज वेरी रैंडम वीडियोस. वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी कचरा वगैरह उठाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करवाता है 200 500 800 रुपए का, और उसी प्रोडक्ट को 6 8 10 हजार में बेचता है. क्यों? बिकॉज लोगों को लगता है वाओ दिस इज समथिंग यूनिक, समथिंग व्हिच नोबडी हैज सीन. सो आई परसीव कि ये थोड़ा महंगा होगा, एंड दैट इज व्हाट परसीव्ड प्राइस वैल्यू प्राइसिंग इज. फिर उसके बाद आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग. नाउ व्हाट डिफरेंशियल प्राइसिंग इज? डिफरेंशियल प्राइसिंग को सरल भाषा में कंसीडर किया जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? मैं अलग अलग इंसान से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे उस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे बहुत सारी सिटीज में ऐसा होता है कि हैप्पी आवर्स होते हैं. तो वो हैप्पी आवर्स में क्या है बेटा? बाय वन गेट वन, ठीक है. 30+30 60, या फिर 60+60 120, ठीक है. वो आप लोगों को हैप्पी आवर्स में आप लोगों को ज्यादा चार्ज या फिर आप लोगों से कम चार्ज करते हैं. फिर उसके बाद इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्लेस वेयर यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है. कि कोई चीज अगर फॉर एग्जाम्पल अर्बन एरियाज में महंगी बेची जा रही है, तो हो सकता है वो रूरल एरियाज में थोड़ी सस्ती बेची जाए, ठीक है. फिर उसके बाद इट कैन बी ऑल्सो इन रिलेशन टू द कस्टमर सेगमेंट, कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे कम चार्ज किया जाता है, और अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उससे ज्यादा चार्ज किया जाता है, या जो उससे नॉर्मल होता है वो चार्ज किया जाता है. तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है कि टाइम के हिसाब से, जहां पे आप लोगों को बेटा हैप्पी हार मिलता है लिटिल लिटिल या फिर लार्ज लार्ज या फिर पटियाला, ठीक है. और फिर उसके बाद आ जाता है नाइट टैक्सी, की रात को टैक्सीज के भाव जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद होता है लोकेशन, कि अगर आप लोग लोकेशन में भी प्रोडक्ट भी आ सकता है, कि अगर आप लोग विंडो सीट वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए ज्यादा चार्ज करेंगे, या फिर अगर फ्रंट रो ले रहे हो तो उसके लिए कम. और फिर उसके बाद होता है कस्टमर्स, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह, स्टूडेंट डिस्काउंट हो गया, या फिर सीनियर सिटीजन वगैरह. क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज. द नेक्स्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग. नाउ व्हाट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग? कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग एक सिंपल स्टेटमेंट देता है. कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट का प्राइस किस बेसिस पे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है. जिसमें आ जाते हैं 3 तरीके. एक आप लोग कंसिडर करते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, दूसरे में आप लोग कंसिडर करते हैं आप लोग कंसिडर करते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, दूसरे में आप लोग कंसिडर करते हैं ब्रेक इवन प्राइसिंग, और तीसरे में आप लोग कंसिडर, ये 3 पॉइंट्स है जो आप लोग कंसिडर करते हो. सबसे पहली चीज होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब है कि आप जो भी प्रोडक्ट का प्राइस निकाल रहे हो उसके ऊपर आप लोग प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो. कॉस्ट प्राइस है मेरा 10 रुपए, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 5 रुपए, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? माई सेलिंग प्राइस माइट बी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 15 रुपए. तो बस यहाँ पे इतना ही आप लोगों को कंसिडर करना है. बट यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लोग प्रॉफिट को है ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से जब चाहो तब ऑल्टर भी कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन तो अपने हिसाब से सेट करा हुआ है, तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. बिकॉज द प्रॉफिट मार्जिन दैट यू विल बी चार्जिंग, दैट इज योर डिजायर्ड, कि आप चाहते हो कि एटलीस्ट इसके ऊपर इतना तो मैं पैसा कमाऊं. कि अगर मुझे एक सैंडविच बनाने में खर्चा लग रहा है से फॉर एग्जांपल 50-60 रुपीस, ठीक है, और उसके ऊपर मेरा जो मतलब दिस इंक्लूड्स माय फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके ऊपर मैं एटलीस्ट चाहता हूं कि मेरे को कम से कम 60 से 70 रुपए या फिर 80 रुपए का तो मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए. सो दिस इज वेयर कॉस्ट प्राइसिंग कम्स इनटू द पिक्चर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
total cost plus desired profit margin is equals to your selling price. It is very simple but it ignores the demand. तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग मार्केट के हिसाब से इसको ऑल्टर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? मार्कअप प्राइसिंग में ऐसा हो जाता है कि आप लोग इसमें ऑलरेडी रिटेल प्राइस को डिसाइड कर ही चुके हो, उसके हिसाब से ही तुम्हें प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी एमआरपी डिसाइड कर चुका है, तो उसको पता है कि अपने को कितने रेंज में जाना है, मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन अपना रखना है और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। दैट इज व्हाट मार्कअप प्राइसिंग इज। बिकॉज रिटेलर क्या करते हैं, वो अपना परसेंटेज ऐड करते हैं टू द कॉस्ट और उसमें सारा उनका ओवरहेड वगैरह भी कवर होता है। कि जैसे अगर आप रिटेलर के पास जाते हो तो बोले हम लोग कितना ही कमाएंगे, हम लोगों को सामने वाले से ही 20 रुपए में मिलता है एक यूनिट। अब उसको अगर हमको 30 रुपए में बेचना तो उसको रखने का, बिजली वगैरह वो सब का खर्चा ही मेरा 6-7 रुपए हो जाता है। तो 3 रुपए के लिए इतनी मगजमारी कौन करेगा? बस यहाँ पे वही पॉइंट बोला हुआ है। मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी एमआरपी डिसाइड कर चुका होता है तो वो हर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी प्राइस रेंज डिसाइड कर चुका है। और फिर उसके बाद आ जाता है ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया? ब्रेक इवन प्राइसिंग इज इक्वल्स टू नो प्रॉफिट नो लॉस। ना आपका कोई फायदा है ना आपका कोई नुकसान है। ठीक है, आप लोग जितना खर्चा कर रहे हो ना, मतलब आप लोग जितने भी प्रोडक्ट पे, जितने भी प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसी प्राइस को आप लोग कवर कर रहे हो। इसलिए पता है बहुत सारी कंपनीज ये भी चूज करते हैं, ये प्राइस को इस तरीके से सेट किया जाता है कि मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे या मुझे कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करने एट व्हाट प्राइस, तब जाके मैं सिर्फ अपना ब्रेक इवन मीट कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसको ब्रेक इवन प्राइसिंग बोला जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ठीक है, इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? जो आप लोगों का टोटल फिक्स कॉस्ट होता है उसको डिवाइड करते हो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कितना वॉल्यूम बेचना पड़ेगा जस्ट टू सर्वाइव। कि आपका सिर्फ जो ओवरऑल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह सब खर्चे मिला के आपको कितने यूनिट मीट करने पड़ेंगे। क्लियर है? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड प्राइसिंग। नाउ कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड प्राइसिंग में क्या आ जाएगा? कंपटीशन में आप लोग ये कंसीडर करते हो कि आप जब भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप लोग मार्केट कंपटीशन को कैसे कंसीडर किए जा रहे हो जब कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि आप लोग बिना कंपटीशन को कंसीडर करे कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। ठीक है, और बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स भी ऐसे हैं कि जहां पे आप लोग बिना कॉम्पिटिटर के काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्राइस के हिसाब से आप लोगों का प्राइस इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है बेटा गोइंग रेट प्राइसेस। गोइंग रेट प्राइसेस का मतलब क्या है कि एक मार्केट लीडर है, उस बंदे ने एक प्राइस सेट करा हुआ है, उसी के हिसाब से मेरे को अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है। मेरे को उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो पॉइंट कंसिडर किया गया जिसमें आप एक मार्केट लीडर को कंसिडर करते हो और बाकी सब है ना सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग बहुत सारी चीजें कंसिडर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पानी पूरी वाले, अब नॉर्मली देखो तो स्टैंडर्ड पानी पूरी वाला एक ही रेट चलाता है कि 20 रुपए में आपको 4 या 5 गोलगप्पे देगा या फिर पानी पूरी देगा। फिर उसके बाद भेल का प्राइस देखो हर जगह 30 रुपए। एक इंसान ने मार्केट का प्राइस सेट करा हुआ है और बाकी सब उसी प्राइस पे चल रहे हैं। वड़ा पाव सेम चीज। ठीक है, अब ये चीज है ना बहुत बार प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई होती है। जैसे जे वॉकिंग वाज वन ऑफ द ब्रांड्स दैट केम अप विद प्रीमियम स्ट्रीट वेयर। तो उसके बाद जब ब्लू ऑरेंज आया तो उन लोगों ने भी प्राइसेस उसके हिसाब से सेट करना चालू करा, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस उसके हिसाब से गई ना। तो बस यहाँ पे वही पॉइंट है। ठीक है, सो व्हाट दिस पॉइंट सेज कि व्हेनेवर यू फॉलो द मार्केट लीडर के हिसाब से बाकी सब लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं कि एक इंसान ने प्राइस सेट करा हुआ है, बाकी सब उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट के प्राइस पे बेचेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग जो प्राइस वॉर होता है वो अवॉइड करते हो कि ओ अच्छा तू 6000 में बेच रहा है, मैं 7000 में बेचूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, या तू रुक मैं तेरे से कम बेचूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे उस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सील्ड बिड प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग का मतलब क्या है? ये यूजुअली टेंडर्स में यूज किया जाता है। टेंडर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज है ना B2B टेंडर्स भरते हैं, जैसे गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, या फिर कोई एक कंपनी भी अपने टेंडर निकालता है कि जैसे शेल नाम की कंपनी है जो पेट्रोल बेचती है, तो वो बोलती है कि भाई मुझे है ना एक बढ़िया सा पेट्रोल पंप बनवाने का है और मेरा बजट है कुछ 20 करोड़ रुपए के आसपास। तो 20 करोड़ में जो मुझे बेस्ट बना के देगा मैं उसके पास जाऊंगा। अब देयर विल बी 4 पीपल जो हो सकते हैं कि शायद 16 करोड़ में बना के दे, 18 करोड़ में बना के दे, 20 करोड़ में बना के दे। जो इसमें कम से कम प्राइस पे चार्ज करके देता है ना, उस इंसान को वो टेंडर मिलता है। तो दैट इज टर्म्ड एज सील्ड बिड प्राइसिंग, कि जो सबसे कम प्राइस पे मेरे को प्रोडक्ट बेचेगा मैं उसके पास जाके वो प्रोडक्ट खरीदूंगा। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर टेंडर्स जहां पे B2B कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। ठीक है, प्राइस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर्स कोट, कॉम्पिटिटर कितना कोट कर रहा है उसको भी कंसिडर किया जाता है, एंड इट इज टू विन द
कॉन्ट्रैक्ट कि आप लोग विन करते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब वही जो इंसान सबसे कम प्राइस पे बेच रहा है वो इंसान वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएगा। क्लियर है? ओके, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है वो है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का जिसका हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा कि मैं अलग-अलग लोगों के लिए, अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग प्राइसेस चार्ज करूंगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, मैं सेम प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ, बट अलग लोगों के लिए अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा हूँ। इसमें मेरे लिए बेनिफिट क्या है कि मैं अलग-अलग कस्टमर बेसिस के, कस्टमर सेगमेंट के ऊपर, लोकेशन के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से मैं उनसे प्रोडक्ट चार्ज कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद आ जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया कि इट इज परसीव्ड दैट द वैल्यू इज ग्रेटर, सो अकॉर्डिंगली आई विल बी चार्जिंग हायर फॉर दैट वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जिसमें आप लोग एग्जांपल में क्या क्या ले लोगे, फैब इंडिया या फिर फॉरेस्ट एसेंशियल, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंसिडर करे जाते हैं। पीपल परसीव कि भाई इसका तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का ही होगा, इसलिए मैं उसके लिए ज्यादा चार्ज करूंगा। क्लियर है? आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, आपको हर एक एक टॉपिक का जो भी प्रॉब्लम है या जो भी डाउट्स है उन सबका डाउट्स का सोल्यूशन दिया जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।